बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम दो टोक में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज की तीन अहम खबरें। आज एक दावा किया गया है रुकन कौमी असम्बली मियां जवेद लतीफ़ की जानिब से कि नवाज शरीफ पाकिस्तान इसी बरस होंगे। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और इसी तरह का एक दावा किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से भी कि कोई डील हो रही थी और कोई ऑप्शन दिया गया था। वो ऑप्शन क्या था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उस पर भी हम जो है वो रोशनी डालेंगे। और CIA चीफ का पाकिस्तान का दौरा क्या मकसद था, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। राय साहब, आज मियां जवेद लतीफ़ साहब ने तो सर एक ऐसा शोशा छोड़ा, दावा किया, और हम अक्सर कहते रहते हैं ना कि ये फिल्म नहीं चलेगी, और आप कहते रहते हैं कि सियासी किरदार और ऑस्कर अवार्ड और एक्टिंग। तो सर, ये जो फिल्म का स्क्रिप्ट बार बार तब्दील किया जाता है और बार बार नई कास्ट और फिर एक नए किरदार, और ये जो क्लाइमेक्स डालने की कोशिश की गई है इस फिल्म में मियां जवेद लतीफ़ के बयान की सूरत में कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे, बहुत जल्द होंगे और इसी साल होंगे। सर, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो अभी केस का फैसला होना है। पिटीशन जो दरख्वास्त यहाँ पे अपील डाली हुई है वो ज़ेर इल्तवा है। क्यों किया जाता है? रेलिवेंट रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए आशमी साहब, जावेद लतीफ के बारे में तो पहले हमें यह पता करना चाहिए कि वो कौन सा लम्हा है जब वो कोई नया शोशा नहीं छोड़ते जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। इससे पहले भी हमें मालूम है कि उन्होंने किस किस्म का स्टेटमेंट रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया तो फिर हम पीपल्स पार्टी वाली पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। यानी जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान खप्पे, तो हम शायद उस किस्म का नारा ना लगाएं। तो इससे पहले यानी जावेद लतीफ़ इस किस्म के इतने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। अब जो जावेद लतीफ़ ने स्टेटमेंट दिया है, मैं इसके पीछे जो असल बैकग्राउंड है और असल जो वजह है वो आपके सामने और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने रखते हैं। तो असल हाशमी साहब, इसके पीछे वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं का इजलास हुआ है और उस इजलास में मियां नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए। इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते और यहाँ आकर वो कोई सियासत में फ़ाल होने की कोशिश नहीं करते तो फिर तो मुस्लिम लीग नून का कोई चांस नहीं है 2023 के इलेक्शन में। और दूसरा ये कि हमारे ऊपर मुसीबतें आती रहेंगी, हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें हमें रिलीफ भी नहीं मिलेगा, और मियां नवाज शरीफ खुद तो मजे से लंदन में बैठे रहेंगे और अपने जो अजीज़ो अकारिब हैं, यानी जो उनके करीबी अजीज़ हैं जिनमें इसाक डार, आबिद शेर अली वगैरह शामिल हैं, वो भी लंदन में ही बैठे रहेंगे। तो ये जो इजलास हुआ है हाशमी साहब, इसकी खबर जाहिर है कि मरियम नवाज को भी है। तो इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, यानी पहले तो ख्वाजा आसिफ ने एक आवाज़ बुलंद की थी कि मुस्लिम लीग नून मफामत और मज़ामत की सियासत के अंदर फंस कर रह गई है। अब ये जो इजलास हुआ है उससे तो मरियम नवाज को ये मैसेज गया है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया अगर आगे लेकर चलना है तो फिर ये ज़रूरी होगा कि मियां नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए, वरना यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का बयानिया आगे लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मुश्किलात की कॉस्ट के ऊपर कि उनको मुश्किलात आती रहें वो सारी एफर्ट करें, और जो शरीफ ख़ानदान है ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ, वो अपने मुकदमात से ज़ाहिर है कि राय फरार उन्होंने अख्तियार की हुई है। तो इस वजह से जावेद लतीफ़ को ये लॉन्च किया गया और उनसे ये कहलवाया गया कि आप ये कहें कि मियां नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। और चूँकि जावेद लतीफ़ की ये बात हमें सबको पता है कि पूरी नहीं होगी, लेकिन जावेद लतीफ़ का चूँकि कोई बड़ा सियासी कद काठ नहीं है, इसलिए मुनासिब ये समझा गया कि अगर जावेद लतीफ़ को जो यू टर्न लेना पड़ेगा बाद में इस बात पर मियां नवाज शरीफ के ना आने की सूरत में, तो कोई बात नहीं, अगर जावेद लतीफ़ की मजीद अगर कोई बेइज्जती भी हो गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जावेद लतीफ़ को एक तरह से मरियम नवाज ने कुर्बानी का बकरा बनाकर ये स्टेटमेंट लॉन्च करवाया है, ताकि मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो मुंतशिर हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में अगर मियां नवाज शरीफ ने अपना बयानिया ना छोड़ा तो हम एक अलग लाया अमल अपनाएंगे, यहाँ तक इस इजलास में बात हुई है। यानी बिल्कुल जो ख्वाजा आसिफ की लाइन थी
अब उसी लाइन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी जा रहे हैं। तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए और कारकुनों का थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए ये एक नया शोशा छोड़ा गया है। लेकिन इसमें हाशमी साहब किसी किस्म की हकीकत नहीं है। मियां नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जब इनको इक़्तिदार मिले तो ये यहाँ पर रहते हैं, जैसे ही इनका इक़्तिदार जाए उसके बाद ये एक दिन के लिए भी जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये किसी भी किस्म का सरेंडर करके, किसी भी किस्म का मुआहदा करके, किसी भी किस्म की खुशामद करके, किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के या मुतलका हलकों के पांव पकड़कर बाहर चले जाते हैं। हमें पता है, इससे पहले पूरी दुनिया को पता है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की किस तरह से इन्होंने उस वक्त खुशामद करके अपनी जान छुड़ाई थी। हालांकि अगर ये समझते थे कि साबिक सदर ने इनके साथ बड़ी ज़्यादती की और मार्शल लॉ लगाया तो ये यहाँ रहकर जिद्दोजहद करते। इन्होंने सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल किया, शाही ख़ानदान का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, ये भाग गए फिर सऊदी अरब और फिर 10 साल का मुआहदा किया। और जब इन्होंने देखा कि बीबी वापस आई हैं, अमेरिका ने जो एक डील की थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, तो उसका एक हिस्सा था कि बेनज़ीर भुट्टो को वापस आने दिया जाएगा। तो उसकी आड़ में फिर ये जब भागे भागे वापस आए हैं तो हम सबको पता है कि सऊदी वजीर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका पोल खोल कर रख दिया था और उन्होंने कहा था ये देखें, ये एक मुआहदा है, 10 साल का मुआहदा था, इसमें शरीफ बरादरान ने माफ़ी भी मांगी थी और ये भी कहा था कि हम ये गारंटी करते हैं कि हम 10 साल तक पाकिस्तान नहीं आएंगे और एक्टिवली किसी किस्म की सियासत नहीं करेंगे। तो इनका तो हाशमी साहब ये वतीरा है, जैसे शहबाज शरीफ ने भी फरार होने की तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मियां नवाज शरीफ जाहिर है कि पहले ही मेडिकल वीज़े पर गए थे और अब तक वापस नहीं आए। तो उनके लिए अगर हुकूमत ये अल्फाज इस्तेमाल करती है कि वो पाकिस्तान से फरार हैं तो ये कोई इतने गलत अल्फाज तो नहीं है। फिर मरियम नवाज ने आप देख लें कि किस तरह से बाहर जाने की कोशिश की। तो अब चूँकि कारकुनों के अंदर बहुत मायूसी बढ़ रही है, कारकुन सवाल भी कर रहे हैं, कारकुनों के अंदर जाहिर है कि शऊर भी पैदा हुआ है। ये जो आपका एक माशरती शऊर का इर्तका होता है तो सवालात जो हैं वो इजलासों में भी हो रहे हैं, कारकुन भी सवाल उठाते हैं। तो अब उनको थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन आप ये बात लिखवा लें कि मियां नवाज शरीफ किसी सूरत वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा और जेल जाने से इनकी जान जाती है। हालांकि इनकी जो जेल्स हैं वो भी बड़ी वीआईपी किस्म की हैं, इनको मुशक्कती भी वहाँ पर दो मुशक्कती अवेलेबल होते हैं। जेल के अंदर एसी लगे हुए होते हैं, रंग बिरंगे इनको खाने मिलते हैं, इनकी जेल के अंदर जो है वो लॉन भी होते हैं, बागीचे भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म के महल्लात इन्होंने बनाए हैं और जिन किस्म के महल्लात के अंदर ये रहने के आदी हैं, तो ये जेल वगैरह जाना ये इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार में रह सकते हैं। इक़्तिदार से जैसे ही बाहर जाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि हम फिर लंदन वगैरह भाग जाएं और हमारे कारकुन कोई ऐसी राह हमवार करें या कोई डील हम करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर चोर दरवाजे से वापस आने की कोशिश करें। अच्छा राय साहब, आपने शायद ये चीज़ नोट की है या नहीं, इरफान सदीकी साहब का भी जो है वो एक तल्ख कलामी भी हुई फवाद चौधरी साहब से कि जनाब नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर, और फिर इससे पहले भी मरियम नवाज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से टॉक उन्होंने की तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बहुत जल्द आएंगे, जब ज़रूरत होगी उन्हें बुला लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद है कि किसी तरह नवाज शरीफ को ज़िंदा रखा जाए। और आपने शायद राय साहब ये भी नोट किया हो कि नवाज शरीफ ने अपने जो सहाफ़ी लंदन में हैं उनसे कई दफ़ा ये सवाल किया कि यार मेरी तकरीर तुम दिखाते क्यों नहीं हो, मेरी तकरीर को आवाम के सामने जाना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं उन्हें ये दुख मौजूद है जिसकी वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि अगर उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंची जिस किस्म की वो बात पहुंचाना चाहते हैं तो फिर उनकी अपनी हैसियत नहीं रहेगी, पार्टी में भी रिजेंटमेंट पाई जाती है। तो ये रिजेंटमेंट कन्वर्ट होगी आवाम के अंदर भी। देखिए, आवाम के अंदर तो पहले ही रिजेंटमेंट है, यानी जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ पार्टीज हैं उनके अंदर तो पहले ही रिजेंटमेंट है कि मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने क्यों दिया गया। उनके अंदर तो पहले ही इस बात पर एक वो जिच है कि जब वफाकी हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था कि एक श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं मियां नवाज शरीफ, क्योंकि उस वक्त वफाकी हुकूमत को भी पता था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इनकी सियासत को पुराना जानते हैं, उनको पता था कि ये यहाँ से फरार हो रहे हैं, इन्होंने वापस नहीं आना और ना ही इन्होंने लूटी हुई रकम वापस करनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि चलें एक श्योरिटी बॉन्ड होगा तो कम से कम हम वो श्योरिटी बॉन्ड तो जब्त कर लेंगे। तो एक तो पहले जो आप कह रहे रिजेंटमेंट जो पीटीआई
के लोग हैं या मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ लोग हैं, तो उनके अंदर तो पहले ये रिजेंटमेंट मौजूद है। अब असल इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुन ये पूछते हैं, मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा पूछते हैं कि हमें बताएं कि 2023 के इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं होंगे, जब मरियम नवाज बाहर जाने के लिए डील्स करने की कोशिश करेंगी, जब शहबाज शरीफ रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश करेंगे, और बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दौरा है सऊदी अरेबिया वो 2 घंटे डिले हो जाएगा, यानी शहबाज शरीफ की बदकिस्मती से, तो उसकी वजह से वो उनका जो बाहर जाना रुक गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डायरेक्टिव दे दिए थे कि शहबाज शरीफ किसी सूरत बाहर ना जाएं। तो जाहिर है कि कारकुन सवाल करते हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई है। हाशमी साहब देखें, एक स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने पहले एक टीवी प्रोग्राम में दिया, उसके बाद मरियम नवाज ने इजहार नाराजगी का एक बड़ा सख्त पैगाम भेजा ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन के बाद दोबारा टीवी पर अपीयर होके उससे भी ज्यादा सख्त बातें कर दी, और उन्होंने वो बातें भी की कि अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे हल्के हैं जो कि मज़ामत करना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मैंने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था तो मेरी पार्टी ने और मेरी पार्टी की क़यादत ने मुझे मजबूर किया कि मैं टीवी पर आकर आसिफ अली जरदारी से माफ़ी मांगूं, और आज मेरी पार्टी उस बात को भुगत भी रही है। साथ ये भी कह दिया कि हाँ, अब वो हालात नहीं हैं कि हम हुकूमत को गिरा सकें, हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए हैं। तो आप सरकशी का आलम देखें कि ख्वाजा आसिफ जैसा जो मुस्लिम लीग नून का रहनुमा है, वो एक दफ़ा इजहार नाराज़गी का मैसेज मिलने के बावजूद वो इतने सरकश हुए हुए हैं कि वो दोबारा से टीवी प्रोग्राम में अपीयर होके उससे भी ज़्यादा संगीन बातें करते हैं। तो इस वक्त बड़े पैनिक में है मरियम नवाज भी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, ये 1 महीने इस तरह का ड्रामा चल सकता है, 2 महीने ये ड्रामा चल सकता है। और जावेद लतीफ़ जो कह रहे हैं कि इसी साल वो वापस आएंगे, तो इस साल को ख़त्म होने में कितने महीने रह गए हैं? 4 महीने रह गए हैं। तो 4 महीने के अंदर पता चल जाएगा, 3 महीने के अंदर, कि मियां नवाज शरीफ आते हैं कि नहीं। यानी ये आपके पास क्या रह गया पीछे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये जो हाफ मंथ आपका रह गया सितंबर का, तो इसमें घोड़ा भी यही है, मैदान भी यही है। तो कभी भी मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे जब तक तख्त और उनको इक़्तिदार जो है वो बिल्कुल तश्तरी में रख कर पेश ना किया जाए, तब तक वो कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, मैं इत्तेफाक की बात है साहब, मुझे तो ये प्रोग्राम की बात शुरू में करनी चाहिए थी। आज मेरी जावेद लतीफ़ साहब से पाकिस्तान में बात भी हुई, सलाम उन्होंने किया, और फिर मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि आपके पास क्या खबर है, किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि लंदन में तो हालात ही कुछ हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया राय साहब, मेरा सवाल सुना बड़ी तसल्ली के साथ और फिर मेरा फ़ोन बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें मैं कर रहा हूँ, और जिस किस्म की यहाँ पे नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है, इसका जवाब जावेद लतीफ़ के पास नहीं है। और ये सिर्फ फिल्म के अंदर क्लाइमेक्स के लिए इनकी एंट्री हुई थी। जी, जाहिर है कि ये इस तरह के शोचे छोड़ते रहते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, शरीफ फैमिली, ये खुद भी ड्रामे करते हैं और फिर अपने जो आगे रहनुमा हैं उनके ज़रिए भी ये ड्रामे करवाते रहते हैं। लेकिन ये ड्रामे अब एक्सपोज हो चुके हैं, ये ज़्यादा देर तक चलेंगे नहीं। तो इस वक्त आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इनके पैनिक का, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ का, कि मरियम नवाज़ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये सवाल हुआ कि क्या शहबाज शरीफ 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो मरियम नवाज़ पार्टी के कंट्रोल के हवाले से इतनी सेल्फिश हो चुकी हैं और इतनी यानी उनकी तंग नज़री है और तंग दिली है कि उन्होंने कहा कि हाँ, देखते हैं, वो मियां नवाज शरीफ ने अगर उनको सुजेस्ट किया तो वही हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे। और मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप मुझसे इतनी जल्दी ये सवाल क्यों कर रहे हैं? पार्टी सदर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं। जाहिर है कि इस वक्त तक तो वो नायल नहीं है, उनकी नायली जो है वो ऑन कार्ड्स तो है, जो जिस तरह के करप्शन के संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं और जो उनको मखसूस हालात में मखसूस अदालतों से रिलीफ मिला हुआ है, ये भी कोई ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो नायली तो उनकी हो सकती है 2023 के इलेक्शन से पहले, लेकिन आप देखें कि जो एक सेल्फिशनेस है वो इतनी ज़्यादा थी कि शहबाज शरीफ के मामले पर भी उन्होंने क्लैरिटी के साथ नहीं कहा कि वो उम्मीदवार होंगे। तो मरियम नवाज़ तो वैसे ही नायल हैं, मियां नवाज शरीफ खुद नाअहल हैं, 10 साल मियां नवाज शरीफ को सजा हुई है, तो अभी भी वो ये कहने के लिए तैयार नहीं है
कि शहबाज शरीफ नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर किस किस्म की इस वक्त टूट फूट हो रही है, कितनी तकसीम है और मोरल जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का और कारकुनों का कितना डाउन है। राना साहब, एक और भी किरदार आज लॉन्च किया गया, राना सनाउल्लाह। वो कहते हैं कि जनाब ऑफर थी कि इन हाउस तब्दीली लाओ और ऐसी बातें की जा रही थी। अब ये किरदार जो लॉन्च किया गया इस फिल्म के अंदर, एक और क्लाइमैक्स डालने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको कि सनाउल्लाह साहब का भी इंतखाब इन्हीं ताकतों ने किया है जिनके पीछे मियां जवेद लतीफ़ साहब हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह ने जो क्लेम किया है, इस हवाले से एक ब्रीफिंग मैंने अटेंड की थी अहम हलकों की, तो मैं आपको बता देता हूं कि राना सनाउल्लाह ने पहले कहा क्या और उसके अंदर झूठ उन्होंने क्या बोला। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें यह ऑप्शन दिया था कि आप इन हाउस तब्दीली ले आएँ, यानी तहरीक अदम एतमाद लें वफाक में या पंजाब में, और आप लॉन्ग मार्च वगैरह ना करें। लेकिन उस वक्त हमने बड़ा जमहूरियत पसंदी का सबूत दिया और मियां नवाज शरीफ ने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे या हुकूमत नहीं गिराएंगे। ये एक सरासर झूठ बात है। मैं आपको इसकी जो असल बैकग्राउंड है वो बताता हूँ। और असल बैकग्राउंड ये है कि जब ये लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे थे और जब ये प्लान कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद में जाएंगे रेड जोन में, और रेड जोन में जाकर हम इस तरह के हालात पैदा करेंगे कि फ़ौज को उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा या अदालत को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि रेड जोन जो है वो बड़ी एक आप ये कह सकते हैं कि हसास जगह है। वहाँ पे पीएम ऑफिस है, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, गैर मुल्की सफारत खाने हैं, पीटीवी की इमारत है, दफ्तर खारजा है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत है। तो इस्लामाबाद का सबसे हसास इलाका है रेड जोन। तो इनका ख्याल था कि वहाँ पे जाके हम कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा करेंगे तो फ़ौज जो है वो चारों नाचार उसके अंदर इंटरवीन करेगी। तो इनको मैसेज ये दिया गया था, क्योंकि इसी मामले पर एक ब्रीफिंग मैंने बतौर सहाफ़ी अटेंड भी की थी। इनको मैसेज ये दिया गया था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के नतीजे में आप रेड जोन में कोई ऐसे हालात पैदा करेंगे कि ये हुकूमत चली जाएगी या फ़ौज जो है उसके अंदर इंटरवीन करेगी, तो ये आपको एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए ये हुकूमत नहीं गिरेगी, ना ही हुकूमत गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई इंटरवीन करेगी। अगर आपके पास नंबर पूरे हैं, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो कानूनी तरीका ये है, आइनी तरीका ये है, जो आपका हक है, जो किसी भी जमात का हक है, किसी भी अपोजिशन का हक है, कि आप वो तब्दीली कौमी असम्बली से लेके आए। यानी ये नहीं कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके नंबर पूरे करेंगे। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली इनको सख्त पैगाम दिया गया कि जो आइनी तरीकाकार है, जो कानूनी तरीकाकार है, अगर उसके तहत आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेगी, ना उसको अपोज करेगी, ना उसको सपोर्ट करेगी। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च के हवाले से एक तरह से स्नब किया गया था इनको कि ये तोड़ फोड़ और ये तशद्दुद वाला रास्ता जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब राना सनाउल्लाह ने उसको इस तरह से बना लिया कि ये ऑप्शन दिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप इन हाउस कोई तब्दीली लेकर आएँ। अगर इन हाउस तब्दीली के हवाले से हाशमी साहब इनको ये जिस किस्म के इशारे की बात कर रहे हैं, इसका कोई 0.1% भी इशारा मिला होता तो ये एक सेकंड ना लगाते। आप ये देखें कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे सेनेट की नशिस्त इस्लामाबाद से, तो उस वक्त इनकी किस किस्म की हरकतें थीं, और बाद में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया था तो उस वक्त तो राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि एतमाद का वोट दिलवाया है इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। मरियम नवाज ने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि ज़बरदस्ती कुछ अरकान पार्लियामेंट को कहा गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देना है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट, यानी अगर मरियम नवाज की वो बात मान ली जाए, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कोई तब्दीली लाना चाहती थी तो फिर मरियम नवाज के बकौल इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया उसके नंबर क्यों पूरा करती। तो इसका मतलब तो यह है कि राना सनाउल्लाह इस वक्त इनडायरेक्टली मरियम नवाज को झूठा साबित कर रहे हैं। तो कोई किसी किस्म का कोई इशारा नहीं था, वो सिर्फ ये एक पैगाम था कि पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए जिस तरह से तब्दीली आ सकती है उस तरह से आप ला सकते हैं तो लाएं, वरना ये लॉन्ग मार्च के ज़रिए अगर आप कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो फ़ौज उसके अंदर बिल्कुल भी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ना कोई फ़ौज जो है वो दखल अंदाजी करेगी। राय साहब, दूसरी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है इस खत्ते के हवाले से,
सीआईए के सरबराह विलियम बर्नस का भारत का दौरा, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उससे पहले पाकिस्तान में भी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ। कैसे देखते हैं? इम्पॉर्टेंट दौरा है क्योंकि सीआईए चीफ इससे पहले अफगानिस्तान भी गए और वहाँ पर भी मुलाकातें हुई, और अब पाकिस्तान और फिर भारत। सर, क्या होने जा रहा है? क्योंकि एक तो मामला ये था तालिबान के हवाले से कि कुछ अमरीकी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, फिर एक फ़्लाइट लेकर उन्हें दोहा भी पहुंची है। इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजिक मामलात हो सकते हैं जिसका ऑब्वियसली ये दौरे से जिसे मुंसलिक जो है वो किया जा रहा है? देखिए, एक तो सीआईए चीफ का खुफिया दौरा था काबुल का, और वो एक ऐसा दौरा था जिसकी कोई तस्वीर भी जारी नहीं की गई। बाद में अमेरिकी मीडिया ने खुद उस दौरे का पोल खोला था। तो डीजीआईएसआई के दौरा काबुल से वो पहले दौरा किया गया था। तो डीजीआईएसआई के दौरा जो था उसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई और उसको छुपाया भी नहीं गया। लेकिन सीआईए चीफ का जो दौरा था वो एक खुफिया दौरा था। लेकिन भारतीय जो मीडिया है उसने सीआईए के चीफ के दौरे के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं उठाया था, लेकिन डीजीआईएसआई से उनको खास किस्म की तकलीफ थी। अब सीआईए चीफ नई दिल्ली भी गए हैं, वहाँ पे भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे मुलाकात भी की है सीआईए चीफ ने। उसके बाद जब पाकिस्तान वो आए हैं और जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई है, और इसी मुलाकात में डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। अब चूँकि डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद भी काबुल गए थे, उनकी अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है उनसे भी मुलाकात हुई थी। इससे पहले आईएसआई चीफ की भी अफ़गान तालिबान की क़यादत से मुलाकात हुई थी। तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान का रोल है मस्बत, यानी अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का जो एक इनखला हुआ, उसमें एक पाकिस्तान ने रोल अदा किया। 450 के करीब जो फ़्लाइट्स काबुल से इस्लामाबाद तक ऑपरेट की गई, और फिर जो गैर मुल्की सफारतकारों का वहाँ से इनखला हुआ। तो एक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दोनों जानिब से जारी किए गए हैं वो भारत की ख्वाहिश के बरक्स वो इस तरह के हैं कि जिसमें पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है कि एक तो पाकिस्तान ने अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, और फिर जो महफूज इनखला है अमरीकी एहलकारों का भी और नेटो के जो सफारतकार थे नेटो ममालिक के, उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। अब असल इशू ये था हाशमी साहब कि चूँकि हमारा तो 2600 किलोमीटर से तवील एक बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का रोल बहुत अहम समझा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक पायदार अमन के लिए और वहाँ पर एक तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, और जाहिर है कि अगर वहाँ पे बदअमनी होती है तो उसके असरात भी पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। तो एक तो पाकिस्तान ने अपने जो कंसर्न थे वो सीआईए चीफ के साथ भी शेयर किए, और जाहिर है सीआईए चीफ के साथ शेयर करने का मकसद है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी हुकूमत के साथ शेयर किए। दूसरा, जो पाकिस्तान ने एक बहुत एक क्लियर स्टैंस लिया कि जिस तरह से हमने पहले एक रोल प्ले किया था इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उसी किस्म का रोल प्ले करेंगे। और किसी तरह से जो सीआईए चीफ ने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की भारत चाहता था कि फिंगर पॉइंटिंग की जाए, उस तरह की फिंगर पॉइंटिंग भी नहीं की गई। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और हमारी हुकूमत के ज़हन में जो रोड मैप है वो सीआईए चीफ के सामने रखा कि हमारा ये ख्याल है कि अगर ये हिकमत अमली अपनाई जाए और दुनिया अगर इस वक्त अफगान तालिबान की मदद करे तो फिर तो ये अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार नहीं होगा, बदअमनी का शिकार नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया ने अफगान तालिबान की मदद ना की तो फिर जाहिर है कि उनकी इकॉनमी भी बुरे हाल में जाएगी, फिर वहाँ बदअमनी होगी, खाना जंगी होगी, उनके पास अमन व अमान की सूरत कंट्रोल करने के लिए वसाइल भी नहीं होंगे। तो उसके असरात फिर पाकिस्तान पर भी आएंगे, और पाकिस्तान के साथ साथ जाहिर है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर भी जाएंगे। जब एक मुल्क में खाना जंगी हो तो वहाँ फिर दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक साजगार माहौल पैदा हो जाता है। तो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने तो जो फेंसिंग की है बॉर्डर के ऊपर 98% फेंसिंग मुकम्मल हो चुकी है, उस हवाले से भी सीआईए चीफ को आगाह किया है। तो ओवरऑल जो नई दिल्ली से और जो काबुल से वो पल्स लेके आए थे वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, और जो डीजीआईएसआई एक पल्स लेके आए थे काबुल से वो डीजीआईएसआई ने शेयर की। लेकिन दोनों तरफ से बताया ये गया है कि ये अच्छे माहौल के अंदर, खुशगवार माहौल के अंदर बात हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव बात है कि आप देखें कि पूरी दुनिया के, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि MI6 के जो चीफ हैं वो भी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान आए हुए थे और उनकी अस्करी हुकाम से मुलाकातें हुई थी। ज़ाहिर है ये जो स्पाई चीफ्स होते हैं इनकी मुलाकातों के कोई लंबे चौड़े स्टेटमेंट कभी कभी नहीं भी जारी होते,
तो पूरी दुनिया के अगर जो अस्करी क़यादतें हैं, जो स्पाई चीफ्स हैं, जो सरबराहान मुमलिकत हैं, जो वज़राए ख़ारजा हैं, वो अगर पाकिस्तान आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं, हमारी अस्करी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर कितनी अहमियत है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास भी है। हाँ, लेकिन सर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मरियम फिर कहती है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत ना कर रहे हैं। सर, पूरी दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है और हमें कहा जाता है कि हम मुदाखलत कर रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज की तो मजबूरी है कि उनको चूंकि अब इक़्तिदार नहीं है उनके पास, तो उन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना कि जहां वो उन्होंने रियासत के खिलाफ बात नहीं करनी, ताकि किसी तरीके से वो रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। लेकिन अब उनके ये जो ब्लैकमेलिंग वाले हथकंडे हैं, ये कामयाब होने वाले नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उनको बॉदर नहीं करती कि वो इस किस्म के हथकंडे बेशक इस्तेमाल करती रहें, तो कोई उनको बॉदर नहीं करता, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनको ज़्यादा बॉदर करते हैं। सर, हमें भी बॉदर नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।